स्टार्ट कर. हाँ, हे रेकॉर्डिंग तुला दिसलं ना, स्टार्ट कर. Hello all, myself Kirti Alhat and I am working as a management consultant in so many housing societies. My profession as a management consultant for providing service many societies for admin, taxation, accounting and legal from last 7 years. I did PG diploma in value education and spirituality. I am providing service as a QMS consultant under Shiv Consultancy to many business organizations and as an internal auditor for ISO 9001 and 14001. So, first of all, thanks to all you to give your precious time to listen this webinar and joining for this webinar. So today's topic is how to manage your housing society. Uh, okay. So some rules you have to follow. Rules for virtual classroom. First is microphones. Please keep in mute or silent mode while faculty is taking session. Second one is about phones. Keep in mute mode and avoid interruption. Third is video. You may switch off videos after introduction session. Fourth, interactive. Be interactive during question and answer session. And fifth is the language of this webinar is Hindi. So we'll start. हाउसिंग सोसाइटीज में अगर हम कहें तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन जब तक हम एज ए जनरल मेंबर या एज अ उस सोसाइटी में ऐड नहीं होते, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली सोसाइटी का रोल क्या होता है, वहाँ पे कैसे फंक्शनिंग होता है, और वहाँ पे ड्यूटीज क्या होता है, एग्जैक्टली मैनेजिंग कमेटी क्या है, या फिर ये मीटिंग जो अरेंज किए जाते हैं उसके पीछे क्या पर्पस है, या फिर उसमें कंप्लायंस इतना जरूरी क्यों है, और इसमें इलेक्शन क्यों होते हैं, ये सब चीजें जो है वो लोगों को इतनी पता नहीं होती है। तो इसके लिए आज का सेशन हमने रखा हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट from society's managing body, the managing committee, and there are some duties. The managing committee in housing society is the main operational body who is looking financial management, member grievances or day-to-day affairs. The chairman, secretary and treasurer are the main body members among the members of the committee. पूरे कमिटी में जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज में जितने मेंबर्स है उसके अपॉन कुछ मेंबर्स डिसाइड किए, पूरा कोरम डिसाइड होता है। इसमें तीन जो लोग हैं वो मेन होते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। बेसिकली सेक्रेटरी सारे फंक्शन के लिए मेन माना जाता है, ट्रेजरर मेंटेनेंस कलेक्ट करना या बाकी डिपॉजिट्स वगैरह संभालना, वो सारी जिम्मेदारी ट्रेजरर के ऊपर आती है। एंड चेयरमैन इज द लीड रोल, वो पूरा लीड रोल इसमें चेयरमैन का ही होता है। सो इसमें पूरा हम डेप्थ में जाने के बजाय कुछ सरफेस लेवल पे या उनके जो मेन रोल्स है, मेन ड्यूटीज है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एमसी की जो फाइनेंशियल ड्यूटीज रहती है उसमें है टू रिसाइड द रेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। जितना भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में लिया जाएगा उसको रेट्स को डिसाइड करना, सर्विस चार्जेस को मैनेज करना, उसको कलेक्ट करना, रिपेयर फंड एंड सिंकिंग फंड को कलेक्ट करना, लिफ्ट, पार्किंग सर्विस चार्जेस या एनओसी है या रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस जो भी कमिटी में फिक्स किए गए हैं उसको कलेक्ट करना। दैट विल बी द फर्स्ट फाइनेंशियल ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग कमिटी। नॉर्मली ये रेट्स जो है वो एज पर प्रोपोर्शन स्टेटेड इन बायलॉज उसी के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। एंड टू कलेक्ट इंटरेस्ट, अगर कोई डिफॉल्टर मेंबर है मोर देन 1 मंथ या फिर मोर देन 3 मंथ्स, अगर वो उसने मेंटेनेंस नहीं दिया है तो उसको डिफॉल्टर कहा जाता है, और उसे इंटरेस्ट कलेक्ट करना ये भी उनके एक फाइनेंशियल ड्यूटी में आता है। सेकेंड हम देखेंगे उनकी ऑपरेशनल ड्यूटीज क्या रहती है। टू मेंटेन एंड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी एंड कैरी आउट रिनोवेशंस, रिपेयर्स एज एंड व्हेन नीडेड। सोसाइटी में अगर डे टू डे बेसिस पे कुछ स्मॉल रिपेयरिंग होते हैं
या फिर कुछ मेजर रिनोवेशंस हो रहे हैं, तो उस सारी एक्टिविटी को सुपरवाइज करना, उसको कंप्लाई करना, ये उनके ऑपरेशनल ड्यूटी में ही आता है। सेकेंड है कुछ लिफ्ट के ऑपरेशन से मैनेज एंड इंस्ट्रक्ट सर्विस स्टाफ अबाउट देयर ड्यूटीज एंड टेक केयर ऑफ देयर कंपेंसेशन एंड एकोमोडेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई बाहर से आने वाला स्टाफ है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी लोग यूपी से बिहार से यहाँ पे आते हैं ड्यूटीज करने के लिए, ज्यादातर वॉचमैन जो रखे जाते हैं वो यूपीज और बिहार वाले ज्यादा है, तो उनको अकोमोडेशन की जो भी है उसको अरेंजमेंट करना, और बाकी का जो स्टाफ है हाउसकीपिंग हो गया या फिर स्वीपर हो गए या फिर और भी स्टाफ है, गार्डनर हो गया, अगर आपके यहाँ पे अकाउंटेंट है, मैनेजर है, वो सारे स्टाफ्स को मेंटेन करना, उनका जो भी है कंपेंसेशन या फिर उनकी ड्यूटीज को भी मॉनिटर करना, या उनके एक ऑपरेशनल ड्यूटी में ही आता है। मेंबर जितने हैं सोसाइटी में उनके लिए पार्किंग अरेंज करना और उसका सीक्वेंस वाइज रखना, इवन जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको फॉलो करना या लोगों से करवाना, वो भी उनके एक ऑपरेशनल ड्यूटी में ही आता है। बायलॉज में जितने भी कंप्लायंस दिए गए हैं एंड सोसाइटी के जितने भी रूल्स है वो मेंबर्स तक पहुंचाना और उसका पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना, ये भी एमसी के ऑपरेशनल ड्यूटी के अंडर ही आता है। सेकेंड हम देखेंगे कि टू होल्ड इलेक्शन ऑफ अ न्यू कमिटी इन अ टाइमली मैनर टू इलेक्ट द न्यू ऑफिस बेरर्स, कंसिडर देयर रेजिग्नेशन एंड रिप्लेसमेंट। नॉर्मली 5 साल के बाद कमिटी चेंज हो जाती है, तो टाइमली मैनर पे नया कमिटी का इलेक्शन अरेंज करवाना विद द रजिस्ट्रार और लॉयर के थ्रू, उनका इलेक्शन टाइम टू टाइम बेसिस पे अरेंज करवाना और न्यू ऑफिस बेरर को हैंड ओवर देना। उनके अगर कोई मेंबर बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर अगर वो सोसाइटी चेंज करता है, मींस यहाँ का फ्लैट बेच के अगर दूसरी जगह जाता है, तो उसका रिप्लेसमेंट करवाना, ये सब ड्यूटी भी उनके ऑपरेशनल ड्यूटी में आ जाता है। टू ऑर्गेनाइज एंड रिकमेंड जनरल बॉडी मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, पूरे साल में एटलीस्ट वंस एक तो जनरल बॉडी मीटिंग होना जरूरी है। जनरल मेंबर्स मींस सोसाइटी में बाकी के जितने मेंबर्स है, जिन जो फ्लैट ओनर्स है, जिसका फर्स्ट नाम फ्लैट के पूरे रजिस्टर किया गया है, दैट विल बी द जनरल मेंबर्स। एंड बाकी के जो लोग रहते हैं जो पूरी एज अ टीम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो एमसी मेंबर्स ऐसे माना जाता है। टू होल्ड द कमिटी मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ये पूरी जो मैनेजिंग कमिटी है उनकी एक मंथ में मीटिंग होना बहुत जरूरी है, तो उनकी मीटिंग अरेंज करवाना, ये भी उनके ऑपरेशनल ड्यूटी में ही आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी of the society in a good condition at all time and to redevelop the society building if necessary as per government directive from time to time as per prevailing laws। सोसाइटी को गुड कंडीशन में मेंटेन करना, अगर रीडेवलपमेंट की जरूरत है तो उसके लिए जो भी है एक्शन, ऑन टाइम एक्शन लेना और एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन से ही आगे चलना, उसको फॉलो करना और बायलॉज को फॉलो करना, ये भी उनके ऑपरेशनल ड्यूटी में आता है। एमसी कैन यूज मेंटेनेंस अमाउंट फॉर सम माइनर रिपेयर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन टाइम टू टाइम एज पर बायलॉ नंबर 157A। सोसाइटी के जो भी माइनर रिपेयर्स है, माइनर अगर हम कहेंगे कुछ प्लम्बिंग के प्रॉब्लम है या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम से, उस माइनर प्रॉब्लम्स के लिए रिपेयर फंड यूज कर सकता है मैनेजिंग कमिटी विदाउट एनी परमिशन ऑफ जनरल मेंबर्स। बट ये सारे जो डिस्कशंस है वो उनको मैनेजिंग कमिटी में जो मीटिंग होता है उसमें डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन अगर इससे कुछ भी मेजर रिपेयरिंग रहे तो उसके लिए जनरल बॉडी का अप्रूवल होना जरूरी है। If one-time expenditure on repair and maintenance of the society's property exceeds the limit as mentioned under bylaws number 157A, prior sanction of the meeting of the general body of the society is mandatory। अगर जो भी एक्सीड आपको लिमिट एक्सीड किया गया है उससे ऊपर अगर कोई खर्चा जाता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली 50,000 तक सोसाइटी जो है वो रिपेयरिंग फंड से खर्चा कर सकती है, लेकिन उसके भी पूरे एविडेंसेस, पूरे प्रूफ उनको रखना जरूरी है। कोई भी सोसाइटी मेंबर कभी भी जाके वो चेक कर सकता है, उससे अगर कोई लिमिट एक्सीड कर रही है या उससे भी कोई मेजर रिपेयरिंग है
तो इसके लिए उनको जनरल बॉडी मीटिंग में उसका अप्रूवल लेना, उसको रिजोल्यूशन पास करवाना इज अ मैंडेटरी एज पर बायलॉज नंबर 157A। भी द सेकेंड पार्ट आता है इसमें, तो मेंटेनेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फंड। मेंटेनेंस कैसे कलेक्ट किया जाता है या जितने भी फंड्स है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मेंटेनेंस या फिर सर्विस फंड नॉर्मली इक्वली डिवाइड होता है जितने भी नंबर ऑफ द फ्लैट है सोसाइटी में, या फिर जनरल बॉडी मीटिंग में जितना भी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में नॉर्मली ये डिसाइड किया जाता है कि बिल्डिंग में मेंटेनेंस कितना निकाला जाएगा, अदर देन प्रॉपर्टी टैक्स, अदर देन वाटर चार्जेस, अदर देन बाकी के सारे जो खर्चे हैं उसको छोड़ के सिर्फ मेंटेनेंस का कंट्रीब्यूशन हर मेंबर से कितना लिया जाएगा वो नॉर्मली फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड होता है। और अगर कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं सोसाइटीज में तो उसको जनरल बॉडी मीटिंग में डिस्कस करवा के ही फिर आप मेंटेनेंस को नॉर्मली एमसी को इंक्रीज करना चाहिए। अगर ऐसे ही कोई सोसाइटी मेंटेनेंस को इंक्रीज करता है विदाउट एनी रेफरेंस या विदाउट एनी परमिशन या विदाउट एनी डिस्कसिंग, तो कोई भी जनरल मेंबर उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है या फिर उनकी कंप्लेंट भी कर सकता है। सो नॉर्मली इक्वली डिवाइड होता है। कोई कोई सोसाइटीज में ऐसा होता है कि जितना भी स्क्वायर फुट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस अगर 60,000 है तो एरिया जितना भी है उसके डिवाइड पे एज अ प्रोपोर्शन उसको डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्मली जिसका स्क्वायर फुट ज्यादा रहेगा उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस ज्यादा आएगा, और जिसका स्क्वायर फुट कम रहता है उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस डिफरेंस आता है, उसका थोड़ा सा कम हो जाता है इस केस में। लेकिन 99% अगर हम कहेंगे तो सोसाइटीज में मेंटेनेंस जो है वो इक्वली ही डिवाइड होता है। अभी ये कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये मेंटेनेंस लेने की जरूरत क्या है या इतना मेंटेनेंस क्यों लिया जाता है, क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन सोसाइटी जो भी फैसिलिटी मेंबर्स को प्रोवाइड कर रही है, उसमें स्वीपर हो गए, उसमें माली हो गया, उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी है सराउंडिंग एरिया में, पैसेज एरिया में, या फिर लिफ्ट्स प्रोवाइड की जाती है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रहते हैं, या फिर और कुछ स्मॉल रिपेयर्स रहते हैं, या फिर यूटिलिटीज के पेमेंट है जैसे वाटर टैक्स हो गया, क्योंकि सॉरी वाटर टैक्स नहीं, वाटर चार्जेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। कंपाउंड एरिया का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो नॉर्मली सोसाइटी ही पे करती है। तो उसके लिए जितना भी फंड अरेंजमेंट है ये सारा मेंबर्स ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसी में से ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके लिए ये कंट्रीब्यूशन जो है वो मेंबर्स को भी समझ के लेना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें से क्या क्या डिवाइड हो रहा है और ये इसका यूज भी कहाँ पे हो रहा है। सेकेंड आता है रिपेयर फंड एज फिक्स्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग और इट कैन बी 0.75% per annum of construction cost of each flat at the time of construction of the building. Normally, as per bylaws, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब भी ये बिल्डिंग बनी थी, मीन्स फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ है जिस ईयर में, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पर एन्यूम अगर निकालेंगे उसका 0.75% ही रिपेयर फंड कलेक्ट करना चाहिए। बट अगर हम देखा जाएंगे तो बिल्डिंग अगर 2004 में बनी है तो तभी उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रह सकती है 2 लाख रुपीज, और अभी अगर हम देखेंगे तो उसका अभी रेट ऑफ वैल्यू अगर देखेंगे तो 18 लाख या 20 लाख हो रहा है। तो उसके बेसिस पे अगर आप 0.75 निकलने जाओगे तो वो एकदम ही नॉमिनल रहेगा। इसके लिए नॉर्मली सोसाइटीज इसको फॉलो नहीं करती है। जो भी मैनेजिंग कमिटी है एजीएम में डिसाइड किया गया है उसी के बेसिस पे ये फंड लाइक सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड है उसको कलेक्ट किया जाता है, या फिर सर्विस चार्जेस जो आपसे कलेक्ट किए जा रहे हैं उसी का कुछ प्रपोर्शन रिपेयर फंड और सिंकिंग फंड में कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सेस या नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स। वो एज पर गवर्नमेंट जितना है उसी को डिवाइड किया जाता है, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस चार्जेस एट एक्चुअल ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी डिवाइडेड इन ऑल यूनिट्स। इंश्योरेंस चार्जेस जो बिल्डिंग का, फायर फाइटिंग का, इवन बाकी के जो भी स्टॉर्म है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके अंडर जितने भी क्लॉजेस के अंडर हम बिल्डिंग का इंश्योरेंस मैनेजिंग कमेटी करवाती है
तो उसका जो प्रीमियम है उसका नॉर्मली सारे फ्लैट्स में इक्वली डिवीजन होता है। अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर आपके इंश्योरेंस चार्जेस थोड़ा सा लेसर रहेगा, लेकिन इस साल में जो आईआरडीए है उसने सारे चार्जेस में एसटीएफआई एकदम मैंडेटरी कर दिया है, तो इसकी वजह से परसेंटेज बहुत बढ़ गए हैं। तो लास्ट ईयर अगर आपका प्रीमियम 13,000 या 15,000 रहेगा, तो वो इस साल अगर आप देखोगे तो वो 30,000 को क्रॉस कर चुका होगा, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अभी फॉलो करने के लिए कह रही है गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस चार्जेस भी बिल्डिंग्स के बढ़ने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट आता है एनओसी चार्जेस, दैट इज 10% ऑफ सर्विस चार्जेस। अगर कोई फ्लैट मेंबर सोसाइटी में नहीं रहता है और उसने उसका फ्लैट रेंट पे दिया है, तो उसको सोसाइटी को एनओसी चार्जेस पे करना मस्ट है। दैट शुड बी अ 10% ऑफ सर्विस चार्जेस, जो मेंटेनेंस है उसका 10% ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी या फिर वाटर चार्जेस, वो एट एक्चुअल जितना भी एमसीजीएम या अगर हम कहेंगे वीवीएमसी जितना भी चार्ज कर रही है उसका एट एक्चुअल ही रहता है। पार्किंग चार्जेस शुड बी फिक्स इन अ जनरल बॉडी मीटिंग, टू व्हीलर के लिए कितना, फोर व्हीलर के लिए कितना, बाइसिकल है तो उसका कितना, वो सारा जितना भी आपके मीटिंग में डिसाइड किया गया है उतना ही लेना चाहिए उनको। Interest on outstanding on the maintenance, that will be a 21% per annum of maintenance bill amount। अगर कोई मेंबर आपका मंथली बिल है तो 30th तक अगर पे नहीं किया है, क्वार्टरली है तो नॉर्मली 45 डेज दिया जाता है पे करने के लिए। आफ्टर 45 डेज अगर आप पे करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट लगता है, एंड दैट विद द एज पर बायलॉज। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखेंगे सोसाइटीज में तो आता है बजट एंड ऑडिट विद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सोसाइटीज को बहुत सारी सोसाइटीज इसको फॉलो करती है, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज है जो इसको फॉलो नहीं करती। सोसाइटी का बजट होना बहुत जरूरी है, ऑडिट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। सोसाइटी का बजट, बजट मीन्स के जैसा अभी हमारा पूरा इंडिया का एक बजट अनाउंस किया जाता है कि इस साल बजट में क्या क्या होने वाला है, तो वैसा सोसाइटी को एक टेंटेटिव बजट जो आपके अपकमिंग ईयर है उसमें आने वाला है उसका बजट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसके लिए कि अगर कुछ इक्विपमेंट, कुछ रिसोर्सेस या कुछ फैसिलिटी अगर सोसाइटी को ऐड करनी है, या फिर और कुछ इक्विपमेंट्स आपको लाने हैं, या फ्यूचर में और कुछ रिनोवेशंस करने हैं, या कुछ भी उनके आइडियाज है उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस सब के लिए फंड की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सोसाइटी का बजट बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इम्प्रूवमेंट्स या फिर फैसिलिटी, जैसे भी मैंने आपको बताया उस चीज के लिए। सेकेंड आता है सोसाइटी शैल अपॉइंट अ इंटरनल ऑडिटर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी। At the general body meeting, the society shall appoint the statutory auditor in AGM from the panel of auditor approved by state government, and same statutory auditor shall not be appointed more than 2 consecutive years. The auditor shall submit his audit report as provided in section 81 of the act. हर साल में सोसाइटी का अकाउंट्स का ऑडिट, इवन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होना कंपलसरी है, और उसका रिपोर्ट सोसाइटी के पास अवेलेबल होना भी जरूरी है। किसी भी ऑडिटर को अगर आप अपॉइंट करते हो तो उसको एक साल पहले ही प्रोविजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2021 में है, तो 21 में जो बंदा हमारा ऑडिट करेगा सोसाइटी का, तो उसका जो सिलेक्शन है या उसका अपॉइंटमेंट है वो आपको इसी साल करना पड़ेगा, और फिर वो नेक्स्ट साल आपका ऑडिट करवा सकता है। 2 साल से ज्यादा, कोई लोग 3 साल भी रखते हैं, 2 या 3 साल से ज्यादा एक ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, उसको चेंज करना जरूरी है एज पर बायलॉ। जैसे कहा जाता है कि बाद में पार्शियलिटी होने का चांसेस होता है, या फिर वो लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, इसके लिए रूल रखा गया है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग कमिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द अकाउंट्स audited within the period of 6 months from the closure of financial year, and in case before issuance of notice of the holding of the annual general body meeting। मैनेजिंग कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंट्स का ऑडिट विद इन 6 पीरियड ऑफ मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 मंथ तक उनका ऑडिट हो जाना चाहिए, और फाइनेंशियली पूरा क्लोज हो जाना चाहिए। या फिर अगर एक्सटेंड हो भी जाता है तो एनुअल जनरल बॉडी
मीटिंग का जो भी सर्कुलर इशू करने के पहले एटलीस्ट ऑडिट रिपोर्ट हाथ में आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट को दे दिया तो मैनेजिंग कमेटी ध्यान ही नहीं दे रही है या फिर उनके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली जो ऑडिट होता है वो 15 मई के पहले हो जाना चाहिए। बट अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे टीडीएस फाइल करने की डेट या फिर आईटी रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड हो गई है। वैसे हो सकता है कि इस साल एजीएम भी अरेंज जो होंगे उसको भी नॉर्मली एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और कोई भी जो सोसाइटीज है या सीए के फर्म्स है वो अभी तक उतने एक्टिव नहीं है। Next day, before audit, all expenses books, register record should be updated till the period and available to verify the audit. सारे सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक से हो, उसके सारे एक्सपेंसेस बुक्स रजिस्टर में हम आगे देखेंगे कि कौन से रजिस्टर्स है। वो रजिस्टर्स पूरे रिकॉर्ड्स वो सारे टिल डेट अपडेटेड होने चाहिए ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द ऑडिट। अदरवाइज अगर वो अपडेट नहीं रहेगा तो क्वेरी आती जाएगी, और फिर अगर रजिस्ट्रार यहाँ पे सोसाइटी में आके विजिट करता है तो उसमें फिर आपका जो है प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोसाइटीज में मीटिंग्स एंड इम्पोर्टेंट बैकबोन ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज। सोसाइटीज में मीटिंग, सोसाइटीज अगर हम कहेंगे या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग एक बड़ा बैकबोन कहा जाता है। कि अगर आपका डिस्कशन नहीं होता है, किसी में कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो गैप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके लिए मीटिंग पे बहुत फोकस दिया गया है, इवन बाय लॉज में भी उसको प्रीफर किया गया है। और कुछ आपको टारगेट या कुछ लिमिट या फिर कुछ अगर हम कहेंगे कि टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है कि इस पीरियड में मीटिंग्स होना कंपलसरी है और उसके मिनट्स भी बनना कंपलसरी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एजीएम। एजीएम इज अ एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, मीटिंग ऑफ ऑल सोसाइटी मेंबर्स एज पर सेल एग्रीमेंट। मीन जितने भी सोसाइटी में मेंबर्स है, एज पर सेल एग्रीमेंट जिनका नाम है, वो लोग ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड जनरल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। This should be conducted after finalization of the balance sheet of previous financial year and completion of the account audit. As per rule, it should be conducted before 30th September of each year and should inform to all general members along with meeting agenda at least 14 working days of the AGM date. पूरा फाइनलाइजेशन होने के बाद और बैलेंस शीट हाथ में आने के बाद, कमिटी के हाथ में आने के बाद ये मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। इस मीटिंग को 30 सितंबर के पहले अरेंज करना इज अ कंपलसरी। अभी तक के अपडेट्स हमें पता नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसे रूल्स या फिर अभी तक ऐसे कुछ गाइडलाइन बताई नहीं है कि इस साल एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे ही पकड़ के चल रहे हैं कि हो सकता है ये 30 सितंबर तक के पहले ही करना पड़ेगा। और इसका जो एजेंडा है, मीन्स मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा, कौन से पॉइंट्स पे कमिटी प्रेजेंट करने वाली है, क्या बोलने वाली है, या और कुछ अगर डिस्कस होने वाला है तो दैट शुड बी मेंशन इन एजेंडा। और ये 14 वर्किंग डेज के पहले, एजीएम डेट अगर आपकी 15 को है, फॉर एग्जांपल अगर हम 15 सितंबर को एजीएम रख रहे हैं तो 1 सितंबर के पहले ही सर्कुलर सारे जनरल मेंबर्स में सर्कुलेट होना चाहिए, अलोंग विथ बैलेंस शीट की जेरोक्स कॉपी, ऑडिट की जेरोक्स कॉपी, ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी जेरोक्स कॉपी, और मीटिंग में जो एजेंडा डिस्कस किया जाने वाला है उसकी जेरोक्स कॉपी। ये तीनों के साथ ये सर्कुलर बिफोर 14 डेज सर्कुलेट होना जरूरी है। हम इसके लिए मेंबर्स को बता रहे हैं कि अगर आपकी सोसाइटी में ऐसा नहीं किया जा रहा है तो आप आपकी कमेटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, एज पर बायलॉज ये बताया गया है। सेकेंड है एसबीजीएम, दैट इज स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, meeting of the general members except AGM which can be arranged to discuss some special topics. There is no fixed schedule for this meeting but should inform to all general members along with meeting agenda at least 5 days before the HGBM date. अगर किसी स्पेशल डिसीजन के बारे में या स्पेशल किसी पॉइंट के बारे में अगर कमिटी को जनरल मेंबर्स के साथ कुछ डिस्कशन करना है तो इस केस में वो एसजीबीएम को अरेंज कर सकते हैं। बट एसजीबीएम की जो भी डेट है
उसके 5 दिन पहले एटलीस्ट जनरल मेंबर्स को इन्फॉर्म होना जरूरी है अलॉन्ग विथ मीटिंग एजेंडा। नेक्स्ट है ईजीएम, दैट इज इमरजेंसी जनरल मीटिंग। अगर किसी केस में इमरजेंसी मीटिंग जनरल बॉडी जनरल मेंबर्स के साथ अगर कमेटी को अरेंज करवानी है तो उसको वो ईजीएम को अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं है, बट एटलीस्ट 2-3 दिन पहले, ईजीएम डेट के 2-3 दिन पहले विद द टॉपिक जनरल मेंबर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है एमसी मीटिंग, दैट इज मैनेजर कमिटी मीटिंग। मीटिंग ऑफ द ऑल कमिटी मेंबर्स which should conduct at least once in a month to discuss expenditure of the previous month, pending decisions, general repairs, members complaint and some other matters relevant to society। सोसाइटी में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं या कुछ जनरल रिपेयरिंग हो रहे हैं, स्टाफ के पेमेंट जा रहे हैं, यूटिलिटीज के पेमेंट जा रहे हैं, अदर देन अगर अदर मैटर कोई या किसी की कुछ कंप्लेंट आई है, तो ये सारे डिस्कस करने के लिए वंस इन अ मंथ एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होते तो वेल एंड गुड, इसमें डिस्कशन हो रहे लेकिन उसमें रिजोल्यूशंस भी पास होने चाहिए। तो इट इज कंपलसरी और ये सारा ऑडिट में वेरीफाई किया जाता है और इसके मिनट्स भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे। जैसा मैंने वहां ऊपर बताया था कि मैं कुछ रजिस्टर्स है तो सोसाइटी में मैंडेटरी बोला जाता है, जो रजिस्टर्स मेंटेन करना जरूरी है। इसमें फर्स्ट आता है आई रजिस्टर, द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन आई फॉर्म प्रिस्क्राइब अंडर रूल 32 ऑफ द एमसीएस रूल 1961। कोई कोई भी सोसाइटी फॉर्म होते समय जितने भी मेंबर्स अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनका आई फॉर्म में एंट्री होना, और अगर वो मेंबर ने फ्लैट ट्रांसफर किया किसी सेकेंड व्यक्ति के नाम पे, तो उसके नाम पे वो ट्रांसफर होने के बाद वापस आई रजिस्टर में उसकी एंट्री होना और वो सीक्वेंस वाइज मिलना, उसका लिंक होना, दैट इज वेरी कंपलसरी। तो ये सब आई रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। सेकेंड है जे रजिस्टर, द लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन जे फॉर्म प्रिस्क्राइब अंडर रूल 33 ऑफ द एमसीएस रूल 1961। सोसाइटी के जितने भी एक्टिव मेंबर्स है पहले से लेके अभी तक अगर ट्रांसफर हुए तो उसके अकॉर्डिंग टू लिंक या आई रजिस्टर के जो भी न्यूमेरिकल है 1 to 60। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सोसाइटी में 60 फ्लैट है और पहले 1 to 60 मेंबर्स अवेलेबल थे, लेकिन अगर किसी मेंबर ने फ्लैट ट्रांसफर कर दिया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो वो नंबर 61 में आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस जे रजिस्टर में मिलना चाहिए, शेयर रजिस्टर में भी मिलना चाहिए और बाकी के रजिस्टर्स में भी। अगर आप यही सीक्वेंस रखते हैं तो ऐसे माना जाता, मीन्स एज पर बायलॉज इट इज मैंडेटरी कि आपको जो सीक्वेंस आप आई में दे रहे हो वही सीक्वेंस को आप बाकी रजिस्टर को में फॉलो करें, ताकि ढूंढने में आसानी होती है। और जब भी अगर रजिस्ट्रार की आपके यहाँ पे विजिट हुई सोसाइटी में, तो फिर उनको चेक करते समय या फिर जब भी बिल्डिंग का कन्वेंस डीड भी होता है या फिर और भी कुछ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं या और भी कुछ आता है अपडेट्स, तो उसके लिए जब भी ये रजिस्टर वेरीफाई किए जाते हैं तो उसके लिए कंपलसरी बायलॉज ने रखा है कि आप एक ही सीक्वेंस को मेंटेन करें। नेक्स्ट आता है शेयर रजिस्टर, द रजिस्टर ऑफ शेयर डिटेल ऑफ द members which issues by society। Next, a nomination register, the register of nomination details of the members along with original nomination form filled up by member। हर एक मेंबर को अपना नॉमिनी को चूज करना और फॉर्म भर के रखना, इट इज मैंडेटरी एज पर बायलॉज। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, मीन्स अगर आप नहीं रहे, तो फिर आपके बाद आपका जो भी ये घर है या फ्लैट है वो किसके नाम पे ट्रांसफर करना है, वो सोसाइटी को बहुत बड़ा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि किसको वारिस रखा नहीं है और फिर सोसाइटी के ऊपर क्लेम करना चालू किया कि ये फ्लैट हमें मिलना चाहिए, वो फ्लैट हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए एज पर बायलॉज ये भी मैंडेटरी रखा गया है कि अगर आपका फ्लैट है तो आपको नॉमिनेशन करवाना कंपलसरी है और उसको एमसी मीटिंग में डिस्कस करके उसको अप्रूव करवाना भी कंपलसरी है। तो जिसकी ओरिजिनल कॉपी है वो सोसाइटी के पास रहती है और डुप्लीकेट एंड थर्ड कॉपी जो रहती है वो नॉर्मली वापस मेंबर को दी जाती है, ताकि उनके रिकॉर्ड में भी रहे कि ये एग्जैक्टली जो फ्लैट है वो किसको नॉमिनी रखा है। इसमें कुछ परसेंटेज रहते हैं, अगर कोई लोग उसको
इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, मीन्स अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपको वो 50-50% देना है तो आप उसमें परसेंटेज डाल सकते हैं। तो आपके जाने के बाद जब भी ये फ्लैट ट्रांसफर होगा तो जो भी परसेंटेज आपने वहां पे डाला है वैसा ही डिवाइड वहां पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है, फिर किसी दूसरे को बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी को लास्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी मेंबर्स लोन और मॉर्गेज रजिस्टर। द रजिस्टर ऑफ लोन डिटेल्स ऑफ सोसाइटी और मेंबर्स इफ एनी। अगर सोसाइटीज के कुछ लोन चल रहे हैं या सोसाइटी मेंबर्स के कोई अगर घर को मॉर्गेज रखा है तो उनके भी लोन चल रहे हैं तो उसकी एंट्रीज भी सोसाइटी के पास फिर मैनेजिंग कमेटी के पास होना जरूरी है। इस रजिस्टर में ये सारे डिटेल्स मेंटेन किए जाते हैं कि अगर कल को कुछ भी अगर जो अभी एग्जिस्टिंग आपके यहाँ पे मेंबर है और उसका होम लोन चल रहा है और उसने फ्लैट सेल कर दिया बट किसी को भी पता नहीं है कि ये फ्लैट जो है वो किसी XYZ बैंक के पास मॉर्गेज था, तो कल को कोर्ट केस होने की या पुलिस केस होने की भी बहुत सारी हम कह सकते हैं कि चांसेस है इस केस में। इसके लिए सोसाइटीज इस रजिस्टर को मेंटेन करती है ताकि पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहे। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। द रजिस्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स विच डन बाय सोसाइटी विद ऑल रिलेवेंट डिटेल्स। सोसाइटी ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ फैसिलिटीज है या कुछ भी फिक्स डिपॉजिट्स है, सिंकिंग फंड जो भी कलेक्ट किया गया है या रिपेयर फंड है या फिर और भी अगर सोसाइटी ट्रांसफर के भी जो अमाउंट्स आते हैं, इसको कहाँ पे सोसाइटी ने इन्वेस्ट किया है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना इट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट आता है पीटी कैश बुक। द बुक ऑफ कैश एक्सपेंसेस डन बाय सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी कैश एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको मेंटेन करना, उसके वाउचर्स बनाना और उसको अप्रूव करवाना, ये सोसाइटी के ही एक फाइनेंशियल ड्यूटीज में हमने देखा था कि आता है, लेकिन उसका बुक भी मेंटेन होना उतना ही जरूरी है। सिंकिंग फंड रजिस्टर की अगर हम देखेंगे तो सिंकिंग फंड के अगेंस्ट जितना भी अमाउंट सोसाइटी ने कलेक्ट किया है मेंबर्स से, अगर स्टार्ट से लेके अभी तक तो कितना कलेक्शन हुआ और कितना सोसाइटी ने उसको इन्वेस्ट किया, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना इज अ मैंडेटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द ऑडिट रेक्टिफिकेशन रजिस्टर इन ओ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर एमसीएस रूल 1961। अगर ऑडिट में कुछ भी गैप्स आते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि सोसाइटी में 2 तरीके के ऑडिट होते हैं, एक अकाउंट्स के है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। इसमें अगर कुछ भी क्वेरी आता है तो इसको ओ फॉर्म में मेंशन करना और सोसाइटी मीन्स मैं हर बार जब भी सोसाइटी बोलती हूँ तभी दैट मीन्स मैनेजिंग कमिटी इस पे क्या डिसीजन ले रही है, क्या एक्शन प्लान उनका है नेक्स्ट के लिए, ये इस ओ फॉर्म में प्रिस्क्राइब होना जरूरी है। और जब भी रजिस्ट्रार के पास सारे फॉर्म सबमिट किए जाते हैं तो उसके साथ ये ओ फॉर्म सबमिट होना भी जरूरी है। उससे नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी रजिस्टर। सोसाइटी की जो भी फर्नीचर्स है, पिक्चर्स है या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स है, उसके सारे डिटेल्स इस रजिस्टर में मेंटेन होते हैं या होने भी चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फायर ऑडिट रजिस्टर एंड लिफ्ट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ द लिफ्ट। जितने भी ऑडिट हुए हैं, फायर ऑडिट अगर होते हैं या स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होते हैं या फिर अगर आपकी बिल्डिंग 15 साल पुरानी हो गई है और उसके बाद अगर कुछ रिपेयर्स हुए हैं, मेजर रिपेयर्स, या फिर स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने आपको कुछ भी पॉइंट्स बताए हैं उसका कंप्लायंस, और टाइम टू टाइम अगर लिफ्ट के इंस्पेक्शन एवरी ईयर नॉर्मली होते ही है, लिफ्ट के इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स और उसका सर्टिफिकेट वो भी आपको एक फाइल में होना जरूरी है। और लिफ्ट अगर सोसाइटी में है तो उसका सर्टिफिकेट की जो जेरॉक्स कॉपी या फिर अगर कलर कॉपी निकालेंगे तो उसका ट्रू कॉपी करके लिफ्ट में डिस्प्ले होना इज अ वेरी मैंडेटरी, बिकॉज कभी भी लिफ्ट इंस्पेक्टर आके आपके लिफ्ट की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो चेक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, नॉइज तो नहीं कर रहा है, फंक्शनिंग मीन्स ऑपरेटिंग फंक्शन उसका प्रॉपर है कि नहीं, वो जब भी चेक किया जाता है। अगर उसको कुछ भी उसमें गैप मिले और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसमें पेनाल्टीज लगने के चांसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसमें आता है एमसी मिनट्स, बुक ऑफ द मीटिंग्स। जो भी मिनट्स या फिर जो भी मीटिंग्स ऊपर मैंने बताए थे आपको, एजीएम हो गए, ईजीएम हो गया, एचजीबीएम या एमसी, इन सारे के मिनट्स जो भी है उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग और उसकी बुक्स सोसाइटीज के पास अवेलेबल होने चाहिए। अकाउंट्स फाइनेंशियल ऑफ द सोसाइटी along with बैलेंस शीट,
सोसाइटी जब से भी फॉर्म हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2004 या 2005 से फॉर्म हुए हैं और हम 2020 में है, तो सोसाइटीज के पास टोटल 14 बैलेंस शीट्स एंड उसके ऑडिट रिपोर्ट की कॉपीज होनी चाहिए। फाइल्स ऑफ ऑल मेंबर्स अलोंग विद जेरोक्स कॉपीज ऑफ देयर सेल एग्रीमेंट्स या फिर सोसाइटी ट्रांसफर एग्रीमेंट एंड उसका शेयर सर्टिफिकेट। नॉर्मली ये ओरिजिनल जो है वो मेंबर्स के पास रहता है, उसकी जेरोक्स कॉपी जो है वो सोसाइटी के पास रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है। रेंट एग्रीमेंट है, अगर फ्लैट को किसी रेंट पे दिया है किसी मेंबर ने, तो उसका अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट, ये सारे उस मेंबर्स के फाइल में अवेलेबल होने चाहिए। This all registers and records are mandatory and essential to maintain updated details of the members. ये सब बताने की यहाँ पे जरूरत इसी के लिए थी क्योंकि सारे मेंबर्स को या फिर एज अ जनरल मेंबर या फिर एज अ जनरल, अगर हम देखेंगे अभी हमने किसी सोसाइटी में फ्लैट लिया है तो नॉर्मली लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ये सारे इतने सारे रजिस्टर्स या इतनी सारी जो एक्टिविटीज है वो सोसाइटी में मेंटेन की जाती है, और उसके पीछे पर्पस यही है कि सोसाइटी का जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे। अभी हम देखेंगे डिफॉल्ट मेंबर्स इन द सोसाइटी। डिफॉल्ट डिफॉल्ट मीन्स जिस मेंबर ने अपना पेमेंट ऑन टाइम नहीं दिया है या बहुत दिनों से उसको पे ही नहीं किया है, और मोर देन 3 मंथ्स कहेंगे या मोर देन 6 मंथ्स, उससे भी कई महाधुरंधर लोग हैं जो उससे भी ज्यादा थका के रखते हैं उसको। इफ एनी मेंबर नॉट पेइंग देयर मेंटेनेंस एंड इट्स कंटिन्यूड मोर देन 3 मंथ्स इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट मेंबर। If this is continued more than 6 months, society can release demand notice to those members. If the payment mentioned in the demand notice or bill is not made within the period as prescribed under Section 73CA of the Act, the society shall bring the cases of defaults in a payment of the society charge to notice of the committee for taking further necessary action. अगर किसी सोसाइटी मेंबर ने 3 महीने से ज्यादा या 6 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन उसका मेंटेनेंस पे नहीं कर रहे हैं, तो सोसाइटी जो है या कमिटी जो है वो उनको डिमांड नोटिस जारी कर सकता है। 3 मंथ तक आप उनको म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में उनको समझा बुझा के आप करवाने की उनको कोशिश कर सकते हैं। 6 महीने तक अगर सेम सिचुएशन रही तो डिमांड नोटिस आप जारी कर सकते हैं, उसमें जितने भी लीगल एक्सपेंसेस या पोस्टल चार्जेस लगते हैं तो वो सब मेंबर्स को ही पे करने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो मेंबर पे नहीं कर रहा है मोर देन 6 मंथ, तो फिर एज पर लीगल, एज पर बायलॉज अगर हम कहेंगे, तो आप उस पर लीगल एक्शन सोसाइटी ले सकती है। इन केस of default by member in a payment in maintenance and service charges, the committee shall initiate a recovery proceeding under Section 91 or Section 154B29. Previously, it was a 101 101 के अगेंस्ट केस फाइल होती थी, फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन, फिर कोर्ट केस, फिर बहुत सारे झमेले हो जाते हैं इसमें। फिर एडवोकेट को अपॉइंट करो, फिर उसमें मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो कमिटी है, अगर कोई मेंबर है सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि पेमेंट नहीं दे रहा है ऑन टाइम, तो कमिटी को उससे जो भी है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके बात करनी चाहिए, उसका प्रॉब्लम समझ के उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं दे रहा है या आपके आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसके अंडर रिकवरी प्रोसेस के लिए केस कर सकते हैं सोसाइटीज में। ये था कुछ सरफेस लेवल पे जितने भी एक्टिविटीज या फिर जो मेन एक्टिविटीज सोसाइटीज में होती है, इसको हमने इस सेशन में बताया। अब वही हम देखेंगे कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन, मीन्स सभी जगह कोरोना कोरोना कोविड-19, इसका जो भी फैलाव है वो सोसाइटी तक जा पहुंचा है। सारे लोग घर में है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक तो सोसाइटी को अवेयरनेस ट्रेनिंग देना चाहिए उनके स्टाफ को, और आउटसाइडर्स का चेकिंग होना चाहिए सिक्योरिटी डेस्क पे। अगर आप इस फोटोज को देखोगे तो पहले फोटोज में हमने अवेयरनेस सेशन का एक फोटो दिखाया है, आइदर कमिटी दे सकती है या आइदर सुपरवाइजर दे सकता है। और नेक्स्ट सेकंड वाले फोटो में अगर देखोगे तो टेम्परेचर चेकिंग होना चाहिए,
ताकि अगर उसको फीवर रहे तो आपको उसको अंदर ही नहीं लेना है। और अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर में है, जैसे 99.5 के 99.5 के अबव अगर जाता है तो उसको फीवर है ऐसे कंसिडर किया जाता है, अप टू 100 या मोर देन 100। और बिलो 99.5 अगर है तो इट मीन्स ही इज अ नॉर्मल, इट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो आप उसको अंदर अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस सिचुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ रही थी कि वेजिटेबल्स के लिए लोग बाहर जा रहे हैं या फिर अंदर आएंगे तो पता नहीं कि उनके साथ क्या क्या अंदर आएगा। इसके लिए एमएचए ने जो गाइडलाइंस इशू की थी या फिर जो भी डिस्कस किया जाता गवर्नमेंट से, इसके लिए आप ये ऐसी छोटी अरेंजमेंट आपके यहाँ पे कर सकते हैं कि ग्रोसरी ये वेजिटेबल्स जो है, अगर आपके एरिया में कोई भी वेजिटेबल वाला है तो आप उसको आपकी सोसाइटी में ही अरेंज करवा सकते हैं। अगर वेल एंड गुड कि आपके नियर गेट अगर कोई स्पेस है तो आप वहां पे अरेंज करो ताकि लोग बाहर ना जाए। और हैंड वॉश, सैनिटाइजर के बजाय हैंड वॉश करना डायरेक्टली इज अ बेस्ट ऑप्शन, वो रीजनेबल ऑप्शन भी है। तो जैसा मैंने सेकेंड फोटोज में दिखाया है कि डायरेक्टली मेंबर अगर कोई बाहर से आता है तो वो डेटॉल से या फिर साबुन अगर आप रख सकते हैं तो साबुन से भी आप हैंड वॉश करके ही डायरेक्टली बिल्डिंग में एंटर करेंगे। तो अगर कुछ आया भी होगा आपके साथ तो भी वो वहां पे ही वॉश करके निकल जाएगा। ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। शिव कंसल्टेंसी बहुत सारे सोसाइटीज को, हाउसिंग सोसाइटीज को उनके नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए और अपना जो है उद्देश्य उसको साध्य करने के लिए मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इवन कंप्लायंस भी, कंप्लायंस के सेक्शन में अगर आप टैक्सेशन है या फिर बिलिंग है, इस सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं सोसाइटीज में उसके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। अगर पार्टिसिपेंट को अभी सेशन में जितना भी बताया गया इसके अकॉर्डिंग टू कोई भी क्वेश्चंस है या फिर अगर उनको किसी हेल्प की जरूरत है या फिर आपके सोसाइटी के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@shivconsultancy.org.in। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, दैट इज www.shivconsultancy.org.in। या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे दो फोन नंबर दिए हैं, दैट इज फर्स्ट इज 9594 799 807 या फिर 721896 3881। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब या फिर लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आपकी कुछ क्वेरीज है उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने आपका इतना कीमती समय दिया और हमारे सेशन के दौरान हमसे जुड़ गए, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड अपकमिंग जितने भी सेशन है आप उसे भी अटेंड करना। आई एम श्योर कि आपको जो भी है अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी और आपका जो भी है जिस भी लेवल पे अभी आपकी सोसाइटी है उसकी एक स्टेप, आई एम श्योर कि आप एक स्टेप आगे ही चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच।